नमस्कार। आज हम टाइम्स हायर एजुकेशन यानी THE के ताज़ा 2025 एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स पर एक नज़र डाल रहे हैं जी। और जो दस्तावेज हमें मिले हैं उनके हिसाब से देखें तो भारत के लिए कुछ दिलचस्प चीजें हैं। हाँ, बिल्कुल। तो चलिए जरा गहराई से देखते हैं कि इन आंकड़ों में क्या खास है। इस साल की लिस्ट तो खैर काफी बड़ी है। 35 देश और क्षेत्र और उनसे 853 यूनिवर्सिटीज, बहुत ज्यादा हैं। 853, हाँ, काफी व्यापक है ये। तो हम सीधे भारत के प्रदर्शन पर आते हैं। देखिए, सबसे पहली और शायद सबसे बड़ी खबर। भारत अब इस रैंकिंग में दूसरा सबसे ज्यादा प्रतिनिधित्व वाला देश बन गया है। अच्छा, ये तो बड़ी बात है। हाँ, 2025 की लिस्ट में भारत के 107 संस्थान हैं। पिछले साल मतलब 2024 में ये संख्या 91 थी। 91 से 107, ठीक ठाक उछाल है। और हमने जापान को पीछे छोड़ दिया है, जिनके 94 संस्थान हैं। अब सिर्फ चीनी हमसे आगे हैं, उनके 119 संस्थान। हाँ, ये वाकई एक अहम बदलाव है, खासकर जापान को पीछे छोड़ना। पारंपरिक रूप से वो काफी मजबूत माने जाते हैं। हाँ, तो अब सोचने वाली बात ये है कि ये जो संख्या बढ़ी है, इसका मतलब क्या है? क्या बस ज्यादा यूनिवर्सिटीज ने वो क्या कहते हैं अप्लाई करना शुरू कर दिया है, या फिर क्वालिटी में भी कोई सुधार दिख रहा है? हाँ, यही सवाल मेरे मन में भी था। क्या ये सिर्फ गिनती का खेल है या कुछ और भी है इसके पीछे? देखिए, स्रोत सीधे तौर पर ये तो नहीं कहते कि क्वालिटी में एकदम से कोई भारी उछाल आया है, लेकिन ये इशारा जरूर है कि भारतीय संस्थानों की रैंकिंग प्रक्रिया में भागीदारी बढ़ी है। अच्छा। और साथ ही ये एशिया में भारत की जो शैक्षिक प्रोफाइल है उसके विस्तार को भी दिखाता है। मतलब ज्यादा संस्थानों का वैश्विक मंच पर दिखना वो अपने आप में एक सकारात्मक संकेत तो है ही। ठीक है, भले ही हो सकता है शुरू में ये ज्यादा विजिबिलिटी, ज्यादा दिखने की वजह से हो। समझ गया। तो ज्यादा भागीदारी एक अहम फैक्टर है। अब बात करते हैं टॉप परफॉर्मर की। हमेशा की तरह भारतीय विज्ञान संस्थान ISC बैंगलोर जी, IISc 65.2 के स्कोर के साथ 38वें स्थान पर है। ये भारत का टॉप रैंक वाला संस्थान बना हुआ है। बिल्कुल। अब देखिए, 38वां रैंक सुनने में शायद लगे कि अरे एशिया के टॉप से तो काफी दूर है, क्योंकि टॉप 3 के स्कोर्स तो 91 से भी ऊपर है। हाँ, काफी अंतर है। लेकिन यहाँ संदर्भ देखना जरूरी है। ISC का लगातार एशिया के टॉप 50 में बने रहना ये भारत के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। मतलब ये दिखाता है कि हमारे पास एक ऐसा संस्थान है जो कंसिस्टेंटली लगातार उच्च स्तर का वैज्ञानिक अनुसंधान और शिक्षा दे रहा है। हाँ, टॉप 50 में टिके रहना जरूर मायने रखता है। वो भारत की रिसर्च क्षमता का एक मजबूत स्तंभ है, आप कह सकती हैं। बिल्कुल। अच्छा, ISC के अलावा टॉप 5 भारतीय संस्थानों में और कौन-कौन है? हाँ, ISC के बाद जो नाम है वो भी दिलचस्प है। देखिए, अन्ना यूनिवर्सिटी चेन्नई है 111वें रैंक पर, स्कोर 52.3। अन्ना यूनिवर्सिटी, ठीक है। फिर जामिया मिलिया इस्लामिया दिल्ली है 131वें स्थान पर, स्कोर 49.4। जामिया भी लिस्ट में है। हाँ, और महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी केरल जी। 140वें स्थान पर है, स्कोर 48.6। महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी। और एक नाम जो शायद थोड़ा ध्यान खींचे वो है शूलिनी यूनिवर्सिटी ऑफ बायोटेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट साइंसेज, हिमाचल प्रदेश में। शूलिनी। हाँ, ये नाम नया लग रहा है इस लिस्ट में। हाँ, ऊपर ये 146वें स्थान पर है, स्कोर 48.1। तो टॉप 150 में शूलिनी यूनिवर्सिटी का टॉप 150 में आना ये तो काफी रोचक है। ये दिखाता है कि जो उत्कृष्टता है वो सिर्फ पारंपरिक या बहुत पुराने संस्थानों तक ही सीमित नहीं है। सही कहा, बिल्कुल। ये रैंकिंग्स में एक तरह की विविधता लाता है और दिखाता है कि नए और शायद ज्यादा विशिष्ट स्पेशलाइज्ड संस्थान भी अपनी जगह बना रहे हैं। हाँ। और इससे ये सवाल भी उठता है कि इन अलग-अलग संस्थानों को ऊपर लाने वाले कारक क्या है? क्या वो टीचिंग क्वालिटी है, या रिसर्च आउटपुट, या इंडस्ट्री के साथ उनकी लिंकेज है, या फिर अंतर्राष्ट्रीय सहयोग? नहीं, बल्कि कई और तरह के संस्थान भी अब एशियाई स्तर पर अपनी पहचान बना रहे हैं। हाँ, ये एक तस्वीर थोड़ी बड़ी हो रही है। संख्या बढ़ना और अलग-अलग तरह के संस्थानों का उभरना दोनों ही महत्वपूर्ण पहलू हैं इसके। तो अगर हम आज की चर्चा को समेटें तो क्या मुख्य बातें रही? टाइम्स हायर एजुकेशन एशिया रैंकिंग 2025 में भारत की मौजूदगी काफी बड़ी है। हाँ, 107 संस्थानों के साथ दूसरे नंबर पर आ गए हैं। IISc बैंगलोर 38वें स्थान पर भारत का नेतृत्व कर रहा है और कई अन्य विश्वविद्यालय जैसे आपने बताया अन्ना, जामिया, महात्मा गांधी और शूलिनी यूनिवर्सिटीज भी महत्वपूर्ण रैंक हासिल कर रहे हैं। बिल्कुल। ये रैंकिंग हमें एक स्नैपशॉट देती है, एक झलक कि एशियाई मंच पर भारतीय उच्च शिक्षा संस्थान कहाँ खड़े हैं।
लेकिन यहाँ रुककर ये सोचना भी जरूरी है कि क्या ये रैंकिंग्स ही सफलता का एकमात्र पैमाना है? हाँ, ये एक अहम सवाल है। भारत के लिए उच्च शिक्षा में उत्कृष्टता के और कौन से मापदंड हो सकते हैं जिन पर हमें ध्यान देना चाहिए? जैसे क्या हमारे ग्रेजुएट्स रोजगार के लिए तैयार हैं, या क्या हमारे संस्थान समाज की समस्याओं का हल ढूंढ रहे हैं? सही बात है। और ये भी सोचने लायक है कि ये जो वैश्विक रैंकिंग में हमारी दृश्यता बढ़ रही है, विजिबिलिटी बढ़ रही है, इसका भारतीय विश्वविद्यालयों के लिए असल में मतलब क्या होगा? हाँ, इसका प्रभाव क्या होगा? या इससे अंतर्राष्ट्रीय छात्रों को हम ज्यादा आकर्षित कर पाएंगे, या विदेशी संस्थानों के साथ रिसर्च में सहयोग के नए अवसर खोलेंगे? बिल्कुल। तो ये रैंकिंग एक तरह से एक शुरुआत है, एक आंकड़ा है। असली कहानी तो इन आंकड़ों के पीछे के कारणों में और इनके भविष्य के प्रभावों में छिपी है। बिल्कुल, सोचने के लिए काफी कुछ